नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उर्दू, हिंदी और फारसी के पोएट मिस्टर अफीफ सिराजी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अफीफ साहब के बारे में अगर बात की जाए तो इन तीनों ही ज़बानों में आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखे हैं और साथ ही साथ उर्दू अदब को भी आप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर इन तीनों ही ज़बानों को आपने बहुत ही मारूफ और मशहूर किया है। आपकी ज़िंदगी में अदब और शायरी इसकी शुरुआत कब हुई? ये सवाल आपका ऐसे ही है कि जैसे आप मछली के बच्चे से पूछें कि आपने तैरना कैसे सीखा। तो बुनियादी तौर पे हमारी 5th जनरेशन डॉक्यूमेंटेड अगर प्रूफ की बात करें हम, तो 5th जनरेशन है जो लिटरेचर में और ख़ास तौर से उर्दू पर्शियन लिटरेचर में काम कर रही है और पूरा घर ही शायर है या पूरा घर ही अदीब है। तो हमारे घर में अब टीवी आ गया है 8-10 बरस से, वरना बहुत कम फर्नीचर होता है हमारे। आज भी आप आइएगा तो मेरे घर में फर्नीचर बहुत कम पाइएगा, किताबें ज्यादा पाइएगा। तो और चूंकि उस माहौल में पढ़ते रहे, सुनते रहे, बुनियादी तौर पे सुनते रहे, तो लिटरेचर और अदब और डिफरेंट तरह का लिटरेचर अदब सुनते रहे, तो उसी में बस हो गया, पता नहीं कब हुआ। आप 5th जनरेशन हैं अपने घराने की, और अजीमाबाद, दक्कन और दिल्ली जो है वहाँ ये स्कूल्स हैं इसको सीखने के। तो आपने अजीमाबाद से सीखा, इनमें क्या डिफरेंस है? इनकी टीचिंग में, टेक्निक में क्या डिफरेंस है? टीचिंग टेक्निक नहीं, एक्चुअली क्या स्कूल्स कैसे बनते हैं? स्कूल्स ऐसे बनते हैं कि अपना अपना स्टाइल होता है, स्टाइल की बेसिस के ऊपर स्कूल्स बनते हैं। जैसे दक्कन की जबान, दक्कन की वोकैबुलरी अलग है। दिल्ली की और अजीमाबाद और अवध, इसकी वोकैबुलरी तो एक है, अच्छा, मगर स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स इज डिफरेंट। वो जिस तरह से किसी लफ्ज को, जैसे अवध वाले जिस तरह किसी लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम दूसरी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी लफ्ज को, डिफरेंट सेटिंग्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक तो ये बेसिस होती है। दूसरी बेसिस होती है कि थॉट प्रोसेस क्या है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा अप्रोच करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दक्कन को छोड़ दें तो इसलिए कि ये तीनों पास के हैं, दिल्ली, अवध और अजीमाबाद, तो तीनों में बहुत वाज़े फर्क नजर आता है कि दिल्ली का जो शुरू का स्कूल था, इट वाज अबाउट फैंटेसीज। दिल्ली के आप दिल्ली का है ना, it was about love poetry, है ना, मिस्टिसिज्म। उसके बाद वहाँ आया, फिर फिलॉसफी आई। गालिब was the first poet के जिन्होंने फिलॉसफी दिल्ली स्कूल में इंट्रोड्यूस की। okay. अवध में उस वक्त क्या हो रहा था? अवध फिलॉसफी से बहुत दूर था, बट अवध जो काम कर रहा था, अवध मुहावरे डेवलप कर रहा था उस वक्त। उस वक्त अवध में नज़ाकतें, लफ्ज़ों की नज़ाकतों पे काम हो रहा था। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि खाना बन गया, है ना, खाना बनता नहीं है, खाना पकता है। करेक्ट। रोटी सेकी जाती है, बनती नहीं है। कबाब तले जाते हैं, मिसाल के तौर पर, है ना। तो ये नाइसिटीज जो हैं जबान की, उस वक्त अवध उसको कॉइन कर रहा था, उसको बना रहा था। अजीमाबाद क्या कर रहा था? अजीमाबाद का सबसे बड़ा शायर
पैदा हुआ फारसी लिटरेचर का बेदिल, जिसको गालिब फॉलो करते हैं। बेदिल बेदिल के यहाँ प्योर फिलॉसफी। अच्छा। तो अजीमाबाद was those days, अजीमाबाद was focused on philosophy, फलसफा हो रहा था वहाँ। तो इस तरह ये इन स्कूल्स की अलग अलग शनाख्त थी। उसके अलावा आखिरी बात के बहरें, मीटर्स, कुछ खास मीटर्स थे कि जो ज्यादा जिनके ऊपर कहा जा रहा था, यहाँ कुछ खास मीटर्स अलग थे जहाँ कहा जा रहा था वहाँ इस तरह से था। तो अफीफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अच्छी पोइट्री सीखने के लिए क्या किसी घराने से ताल्लुक रखना या सीखना जरूरी है? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि उसके अंदर पोएटिक सेंस नहीं है तो झूठ बोलता है। इस वजह से झूठ बोलता है कि जिस वक्त इंसानियत बड़ी हो रही थी, है ना, जिस वक्त जब वो अपने कॉन्शियसनेस, है ना, सीख कर रही थी, दुनिया को देख रही थी, समझ रही थी, लय, सुर, नगमा जबान से पहले की चीज है। करेक्ट। हवा की सरसर थी, पानी की कलकल थी, आबशार का गिरना था, शेरों का दहाड़ना था, कोयल की कूकू थी, घुंचों की चटक थी। ये सब कुछ था और इंसान उसको देख रहा था और महसूस कर रहा था। तो सेंस ऑफ पोएट्री हर किसी में है, वरना चल छैया 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 का सुनने वाला नहीं होता। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त समझने वाला नहीं होता। हर का अपना एक मिजाज है, एक जायका है ना? आप हमको मिसाल के तौर पे हम बताएं, हम एक बार हम कंपनी की तरफ से जब नौकरी करते थे चाइना चले गए। हमने कहा साहब यहाँ नूडल्स खाएं, हम लोग तो चाउमीन वहाँ खूब खाते हैं, मंगवा लिया हमने। अरे तौबा कीजिए, ऐसी खराब चाउमीन खाए नहीं खाई जाए। असल चाउमीन वो है जी, है ना, लेकिन उसको इंडियनाइज करके जो यहाँ चाउमीन मिल रहा है वो हमारे टेस्ट के एतबार से है। चाइना वाला आके मेरा चाउमीन नहीं खा सकता और हम उसका चाउमीन नहीं खा सकते। यही आर्ट है, यही पोएट्री है। पोएट्री का अलग अलग मजाक है, अलग अलग उसका ऑडियंस है। पोएट्री की समझ सबको है, लय सुर की समझ सबको है। हम अभी गाना शुरू कर दें, आप कहिएगा भाई माफ कीजिए, आप लता मंगेशकर नहीं है या मोहम्मद रफी नहीं, आप क्यों उस जगह जा रहे हैं जो। तो यू हैव दैट सेंस कि खराब क्या लग रहा है, अच्छा क्या लग रहा है। तो अब आपने कहा था, पूछा था कि स्कूल से जुड़ना जरूरी है कि नहीं, ये असल बात थी। स्कूल से एक्चुअली आप जुड़ते उड़ते नहीं हैं। होता ये है कि आप एक यूनिक पर्सन हैं, अपनी यूनिक क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं। आपकी वो यूनिक क्वालिटीज किस स्कूल के मिजाज से ज्यादा इंटैंगल्ड है, वो जिससे ज्यादा आपका दिल खींचता होगा, वो जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते होंगे, आप उसकी तरफ अपने आप चले जाएंगे। लिखने का हुनर अमूमन लोगों में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको मीटर में, बहर में लाना और उसकी क्या ग्रामर क्या है। लोग बड़े बेवकूफ हैं। लोगों ने पोएट्री को हवा बना रखा है। दुनिया का सबसे आसान काम पोएट्री है। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो बात आप समझिए जी। आप दुनिया के तमाम
जो बड़े लिटरेचर्स हैं ना, आप उठा के पढ़िएगा, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आपके ज़ोरास्ट्रियन जो बुक है ज़रदुश्ती मजहब का, उसको पढ़ लीजिए, सारा कुछ पढ़ लीजिए, आपको उसमें रिदम एंड राइम मिलेगा। करेक्ट। तो यार तुम तो पैदा ही उसके साथ हो रहे हो। पैदा होते ही जनाब आपके कान में नमस्तस्यै 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 नमो नमः फूंका गया। अब ये मीटर है भाई, यही तो मीटर है। आपको अपने कानों को इतना समझदार, बल्कि कानों को नहीं, कान आपका है, आपको अपने जहन को बस इतना सा ट्रेन करना होता है कि आप लय समझिए। और प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि लफ्ज को हम लफ्ज समझते हैं, आवाज नहीं समझते। आप लफ्ज भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आवाज निकालिए और फिर उस आवाज के एतबार से लफ्ज लाला के फिट कर दीजिए, हो गया। ना 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 ना, हो गया। अब आप इसको ऐसे सेट कर लीजिए। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। हो गई पोएट्री। क्यों जरूरत पड़ी पोएट्री की? जैसे कम्युनिकेशन तो हम लोग कर ही लेते हैं, बातचीत तो कर ही लेते हैं, तो ये खास पोएट्री कहाँ से आई? पोएट्री की हमको लगता है जरूरत नहीं पड़ी। पोएट्री थी, जरूरत नहीं पड़ी। हम पैदा ही पोएट्री में हुए थे। हमने जैसा आपसे कहा, हम पैदा हुए पोएट्री में, ब्यूटी में ना। पोएट्री इज एन आर्ट। दुनिया के बहुत सारे आर्ट, बहुत तरह के आर्ट मौजूद हैं। हर आर्ट का, या आर्ट नहीं बल्कि स्ट्रीम ऑफ नॉलेज बहुत तरह की है ना। तो हर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज का ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर या किसी इंडिविजुअल ह्यूमन के ऊपर कोई ना कोई असर है, कोई ना कोई फायदा है। मिसाल के तौर पे साइंस एक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है, तो उससे जितनी चीजें हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो तरक्की हो रही है वो साइंस की देन है। मेडिसिन है तो हमारे जिस्म की अमराज को सही करता है। इसी तरह बहुत सारे उलूम हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है। आर्ट क्या करता है? आर्ट का काम ये है कि जो हमारा जो एस्थेटिक सेंस है उसकी भूख को मिटाता है। आर्ट रंग भरता है हमारी सोच में। आपके पास आइडियाज होते हैं, बहुत बेरंग आइडियाज होते हैं। उन बेरंग ख्यालों में उसको रोमांटिक बना देना, उसको ऐसा बना देना कि उसकी तरफ निगाह पड़े तो फिर फिरे नहीं। ये काम करता है आर्ट। अब वो शायरी हो, वो संगीत हो, वो पेंटिंग हो, वो कुछ भी। मोनालिसा को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, जी नहीं चाहता है उससे निगाह हटाने का। क्या कर रही है वो? उसकी मुस्कुराहट पे कितने सफेद काले कर दिए गए और आज भी उसकी मुस्कुराहट डिफाइन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हर देखने वाला उस आर्ट को यूनिक है, वो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है और वो मुस्कुराहट उसके ख्यालों में, बेरंग ख्यालों में रंग भर रही है। उसको लग रहा है ये सच।
ये काम है आर्ट का, शायरी का यही काम है। तो शायरी पे वापस आते हैं और आपका कोई खूबसूरत कलाम सुनाए आप उसे। एक चीज होती है आजाद नज्म जी, तो हम आपको एक आजाद नज्म सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे हम नफस मेरी आरज़ू का सवाल है, मेरे हम नफस मेरी आरज़ू का सवाल है, तेरी मुश्किलों का ख्याल है। वाह। मैं समझ रहा हूँ कि रोज़ो शब की ये जागुसिल सी मुसाफतें, तुझे हर कदम पे मिले हुए सभी मशवरे, ये हिदायतें, तेरे पैर की हैं ये बेड़ियाँ, तेरे पैर की हैं ये बेड़ियाँ, मेरे हम नफस मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मेरा कोई तेरे सिवा नहीं। सो यूं ही सही तेरे इंतजार की सातें, मेरी रोज़ो शब की रियाजतें, किसी दर्द दिल की दवा बने। मेरे हम नफस न मलाल कर के लहू से मेरे खिलेंगे गुल, मेरे अश्क होंगे चराग शब, तेरी खिलवतों में बसूंगा मैं। कोई जान भी नहीं पाएगा, तुझे कुछ सुकून तो आएगा। मेरे हम नफस अभी इंतजार की फसल है, मेरे हम नफस अभी इंतजार की फसल है, मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, है जो डोर अश्कों की तोड़ दे। मेरे हम नफस मेरी बात सुन। बहुत खूबसूरत। क्या खास बनाता है एक, कभी कभी ऐसा होता है कि सालों पुराना शेर आज के वक्त में भी वो रेलेवेंस रखता है, और कभी बहुत आपने किताबें लिख दी हैं लेकिन शायद उसका एक शेर भी पॉपुलर नहीं होता, तो क्या है, क्या वजह लगती है आपको? बुनियादी तौर पे एक बड़ा शेर जो होता है वो बड़ा शेर बड़ा कब होता है ये बात समझने की है। हर वो शेर के जो इमोशनल लेवल के ऊपर किसी ह्यूमन को सुकून दे दे वो बड़ा होता है। इसलिए कि इमोशंस आज तक नहीं बदले। प्यार प्यार ही है, गुस्सा गुस्सा ही है, नफरत नफरत ही है, चाह चाह ही है, दर्द दर्द ही है। ये सब बदला नहीं है। शिद्दत बदली है, शिद्दत बदली है, उसके सबब बदले हैं। हाँ, क्या वजह लगती है आपको कि शिद्दत बदली है? तब के इश्क में और अब के इश्क में शिद्दत की कमी क्यों दिखती है? इश्क की बात न किया कीजिए। एक किस्सा सुनाए आपको जी। हम क्लास 6 में थे गालिबन। क्लास 5 में हमारा एडमिशन हुआ। क्लास 5 तक हमको स्कूल अब्बा ने हम लोगों के नहीं भेजा, और उसका सबब ये था कि ज़बान खराब हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो बाहर की जो ज़बान है वो सीख जाएंगे तो खराब हो जाएगी ज़बान, इस वजह से घर पे टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे। क्लास 5 में एडमिशन हुआ। क्लास 6 में पहुंचे। अच्छा, शायरी का माहौल घर में हर वक्त बात यही सब होती रहती थी। तो हमारी एक दोस्त थी, बड़ी अच्छी सी थी और अच्छी लगती थी हमको, तो हम गए उसकी बर्थडे में। तो खैर अपना गिफ्ट जो भी देना वेना था वो दे दिला करके वापस आ गए। तो अब्बा ने पूछा, भाई कैसा है आपका दोस्त, कैसा रहा? तो हमने कहा दोस्त रहा नहीं, रही है। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसी है आपकी दोस्त? हमने कहा नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा नहीं, वो किस तरह से आपकी दोस्त है, क्या स्कूल की है या कोई और है? तो हमने कहा स्कूल की है, मगर हमको उससे इश्क हो गया है। जब छठी जमात में। तो अच्छा, हम लोगों के लिए ना इश्क वाज समथिंग लाइक बहुत पायस किस्म की कोई चीज, बहुत अच्छी चीज। मतलब इश्क होने का मतलब बहुत बड़ी चीज। तो
अब्बा ने कहा अच्छा उससे इश्क हो गया है आपको? मैंने कहा जी इश्क हो गया है। तो मेरे उस जमाने में 2 फेवरेट कैरेक्टर्स और थे फीमेल में अगर बात कीजिए तो, एक मधुबाला और एक रूना लैला, और उन दोनों की तस्वीर मेरे पास हुआ करती थी। ठीक। अब्बा को ये मालूम था, तो अब्बा ने कहा अच्छा और मधुबाला? मैं कहा अरे उसका भी जवाब नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। और रूना लैला? आपको वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब्बा ने कहा कि आपको पता है माशूक क्या होता है? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। कहा कि माशूक वो होता है कि जिसको देखने के बाद कुछ अच्छा ना लगे। वाह। और इश्क वो होता है कि जो उसको अपनी निगाहें देने के बाद किसी की तरफ निगाह न करे। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो आप समझिएगा कि आपको इश्क हो गया, वरना आपकी निगाह लज्जत ले रही है। और इश्क सब कुछ निछावर कर देने का नाम है। क्या बात है। क्लास 6 का बच्चा मगर बात समझ में आ गई। दोबारा ये आपने स्टेटमेंट कब दिया कि आपको इश्क हो गया है? दिया भी कि नहीं? नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। ओके। तो ये जो कहते हैं कि जब आपका इश्क परवान चढ़ता है तो धीरे धीरे आपकी आर्ट, चाहे वो जिस भी आर्ट में हो आप, वो भी बहुत खूबसूरत और निखर के आती है। तो आपको इंतजार है अभी? इश्क परवान चढ़ने वाली चीज ही नहीं है, इश्क परवान नहीं चढ़ पाता है कभी। ये एक ट्रेजेडी है, ये ह्यूमैनिटी की ट्रेजेडी है कि इश्क कभी परवान नहीं चढ़ पाता। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर लैला मजनू मिल गए होते तो क्या मजा रहता है? हीर रांझा का मिलन हो गया होता, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। करेक्ट। वो जो दुनिया का अधूरापन है, वो न पा पाने का जो अधूरापन है, वो इंसान की प्यास को जगाए रहता है और वो उसके पीछे दौड़ता रहता है और बहुत कुछ इस सफर में वो कलेक्ट भी कर लेता है, दुनिया को दे भी देता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या कुछ फेंकता हुआ उस रास्ते पर आगे चला गया। वाह। इश्क और ज़ुबान और कलाम की हम बात करेंगे तो हमारे पास वक्त जो है वो जितने भी आपके हैं कम पड़ेगा। तो लेकिन चूंकि वक्त की हमारे पास थोड़ा सा क्रंच है, थोड़ी सी कमी है, तो हम चाहेंगे कि जाने से पहले जो इस वक्त आपको श्रोता और दर्शक देख और सुन रहे हैं, उनको आप लिखने के बारे में, कि अगर वो राइटिंग करना चाहते हैं तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और किस तरह से अपनी स्किल्स को ब्रश अप करें। पोएट्री करने के लिए बहुत बुनियादी चीज है कि आप सुर में होइए। बस आप गाइए, एक धुन बनाइए, उस धुन को इतनी बार गाइए कि उसकी हर उतार चढ़ाव बिल्कुल बस जाए आपके अंदर। और जब वो उतार चढ़ाव बस जाए तो शेर मत सोचिए, आइडिया मत सोचिए, बल्कि आप एक तस्वीर बनाइए जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो अपने दिल में, दिमाग में। वो पूरी तस्वीर आपको कभी अच्छी नहीं लगेगी। हम आपको ये भी एक बहुत बुनियादी बात बता दें कि हम अगर अभी एक सवाल करते हैं आपसे और आप बगैर वक्त लिए हुए, वो जो क्या होता है गेम क्विक आंसर, वो क्या होता है रैंडम, हाँ, कि आप फटाफट बोलते जाइए और आप हम आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना है ना।
तो आप एक काम ये कीजिए कि आप आंखें बंद कीजिए, करिए करिए। अच्छा, हाँ, ओके, रियली। ताजमहल सोचिए। सोच लिया। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसका बगैर टाइम लिए आपको जवाब देना है। क्या नजर आया? आंखें खोलनी है या बंद? नहीं, आप जैसे चाहिए बोल दीजिए। अच्छा, खोल लेते अब। हाँ, क्या नजर आया? ताजमहल नजर आया हमें। ताजमहल में क्या नजर आया? इमारत। इमारत में क्या नजर आया? सफेद रंग। और क्या नजर आया? और कुछ भी नहीं। अब आप ये समझिए हाँ, कि जब आपने आंख बंद करके ताजमहल को परसीव किया तो आपको उसकी नक्काशी नहीं नजर आई। हाँ, नहीं, आपको उसके सामने की नहर नहीं नजर आई। नहीं, आपको वो गार्डन नहीं नजर आया। करेक्ट। आपको उसकी ऊंची चौकी नहीं। देखिए आपको क्या क्या नहीं नजर आया। तो हमेशा तस्वीर में पूरी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। करेक्ट। उसका कोई एक पहलू, उसका हम जब आपके पास से चले जाएंगे और हमको यकीन है कि जिस वक्त आप हमको याद करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे बालों से याद कीजिएगा। जी, हमको यकीन है। हाँ, और आप दुरुस्त हैं। है ना? हम जब आपको याद करेंगे तो हम आपके लिप्स का जो शेप है उससे याद करेंगे, इसलिए कि ये हमारे जहन को अच्छा लग रहा है और उसमें जो आपके दांत नजर आ रहे हैं जितने अच्छे लग रहे हैं वो हमको याद रहेगा। हम उस हवाले से क्या रह जाता है आपके? पूरा चेहरा हमको नहीं याद रहेगा। मेरा पूरा चेहरा आपको याद नहीं रहेगा। तो जब ये बात समझिए कि जब आपको पूरी तस्वीर याद नहीं रहती है तो आप पूरी तस्वीर अपने थॉट प्रोसेस में लाके, अपने बयान में लाके अपने बयान को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार? जितना से तुमको अच्छा लग रहा है बस उतना ही बोलो। वाह, तो अब हम अपनी बातचीत को यही खूबसूरती के साथ वाइंड अप करेंगे कि जितनी ज़रूरत है उतना ही शामिल करें। और अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। और आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए अफीफ साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जय घोष का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय घोष।